हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 15 अगस्त 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि अभी करंट अफेयर्स फंडा पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको एनुअल मेंबरशिप 349 की मिल रही है। तो इसमें 12 मंथ का आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। जो लोग अगस्त 2026 में ज्वाइन करेंगे उनकी जो वैलिडिटी है कोर्स की वो अगस्त 2027 तक रहेगी। और इसी के साथ में पूरा जो जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो मंथली करंट अफेयर्स है, वीकली है, डेली है, वो सब कुछ आपको एक ही फॉर्मेट में प्रिंट फ्रेंडली मिल जाएगा ताकि आप प्रिंट आउट लेकर अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। तो फटाफट इसको एक्सेस करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे की शुरुआत करते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल हमारे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 में ही। तो ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर होते हैं? माउंटेन स्लोप्स, कोस्टल, टाइडल एरियाज, ग्रासलैंड्स में, डेजर्ट्स में। कहाँ पर होते हैं? इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इस सेशन की जो पूरी पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। What is the name given to the 7-point reform framework outlined by the Prime Minister for achieving the विकसित भारत? तो अभी आपको पता है कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया और ये जो है 80th जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, तो उन्होंने साल 2047 तक जो है भारत को विकसित देश जो बनाने का जो रोड मैप है वो यहाँ पर शेयर किया है। तो देश को मजबूत बनाने के लिए जो है 7 जो एक सप्त धारा जिसको बोलते हैं, 7 सूत्रीय फ्रेमवर्क जो है ये यहाँ पर पेश किया गया है। तो राइट से आंसर क्या होगा? 7 पॉइंट्स रिफॉर्म एजेंडा फॉर विकसित भारत, दैट इज सप्त सूत्र। तो इसमें क्या है कि मेन चीज़ें क्या हैं कि जैसे जो सप्त धारा है तो इसमें युवाओं के लिए जो है एआई की ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स और जो नया सेमीकंडक्टर प्लांट है उसको बनाने की बात यहाँ पर कही, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ठीक तरीके से हो। तो ये जो नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स होंगे और बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर बोला है। और जो एनर्जी है इसके फील्ड में भी 2047 तक 100 गीगावाट का जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ना उसके ऊपर इन्होंने जो है यहाँ पर अपना पॉइंट कहा है। 100 गीगावाट का जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ये 2047 तक जो है इसका लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो अलग अलग तरीके से यूथ के लिए भी काफ़ी कुछ है। तो ये इन्होंने पूरा जो अपना सप्तधारा जो 7 स्ट्रीम्स जो है ये यहाँ पर फ्रेमवर्क दिया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल, फूड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिफेंस, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी एंड इंडियाज सॉफ्ट पावर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रेड फोर्ट से 15 अगस्त 2026 को मोदी जी ने ऐलान किया। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया भर में तिरंगा यात्रा को जोड़ने वाली किस वैश्विक पहल का आयोजन यहाँ पर हुआ? तो वो कौन सा ग्लोबल इनिशिएटिव है? दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू कनेक्ट द ट्राई कलर सेलिब्रेशंस वर्ल्ड वाइड ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे। तो ये है सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले। तो ये जो सूर्यपथ तिरंगा जो ग्लोबल रिले है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और आपको बताना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा 2026 पर जो ये 80वां स्वतंत्रता दिवस था, तो इस अभियान के तहत सूर्यपथ जो तिरंगा ग्लोबल रिले है ये शुरू किया गया। तो इस पहल के तहत हो क्या रहा है कि अलग अलग देशों में जो इंडियन जो दूतावास हैं वहाँ पर सूरज उगने के साथ जो तिरंगा है वो यहाँ पर फहराया गया। तो ये एक इनके मिशन का हिस्सा था। और ये जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर दुनिया के अलग अलग जो टाइम जोन्स हैं तो इसमें ये चीज़ जो है आगे बढ़ी है, ये जो यात्रा है। तो इस रिले की जो शुरुआत है वो फिजी के सुबह से जो भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे जो है ये यहाँ पर होती है। तो ये फिजी में जो है सुबह में इन्होंने 1:30 बजे किया है। तो मतलब एक तरीके से जो टाइम जोन है वो भारत के हिसाब से ये कर रहे हैं आगे। और शुरुआती 9 घंटों में ये यात्रा न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर और यूएई सहित 21 देशों से गुजरी। तो ये जो ग्लोबल रिले है वो पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप से होते हुए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है ये ओवर हुआ है। तो ये जो सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले है तो इसको इन्होंने खास अंदाज में लॉन्च किया है। और इसके तहत सूरज की दिशा के साथ दुनिया भर के जो भारतीय मिशनों में तिरंगा यहाँ पर फहराया गया। और पूछा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये हुई है फिजी में सुबह से। हाल ही में महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थान में कुल कितने नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई? हाउ मैनी न्यू मेंबर्स वर रिसेंटली सॉर्न इन द महाराष्ट्र लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन? तो महाराष्ट्र जो लोकायुक्त संस्था है इसमें 14 अगस्त 2026 को 4 नए सदस्यों ने शपथ ली है। और ये जो शपथ ग्रहण है मुंबई के लोक भवन में हुआ। तो इन 4 सदस्यों के जो नाम है वो हैं जस्टिस सुरेंद्र
पडरीनाथ तवाडे। और इनके बाद जो है ये हैं स्वर्ण किशोर केवल और ओम प्रकाश गुप्ता और रश्मि शुक्ला। ये 4 नाम हैं। इन नियुक्तियों में जो है 2 जुडिशियल हैं और 2 नॉन जुडिशियल यहाँ पर शामिल हैं। तो जो भारत के राज्यपाल हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो इनका नाम है गवर्नर जी, ये हैं जिष्णुदेव वर्मा। तो इन्होंने सभी जो है नए सदस्यों को यहाँ पर जो महाराष्ट्र लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन में शपथ यहाँ पर दिलाई। ये 4 मेंबर्स हैं, तो ये आपको याद रखना है और इनका नाम याद होना चाहिए। जिष्णुदेव वर्मा जो है ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिन्होंने ओथ यहाँ पर दिलाई है, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र लोकायुक्त जो अधिनियम है 2023, तो इसके तहत इनकी नियुक्ति की गई है। इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल या फिर 70 वर्ष की आयु पूरे होने तक रहेगा। अब जैसे किसी ने 67 की ईयर में ज्वाइन किया, तो अगर उसके 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वो केवल 3 ईयर इस पोजीशन पर रहता है। बट यहाँ पर इन्होंने जो है 5 साल या फिर 70 साल की एज तक, ठीक है, जो भी जल्दी हो जाएगा उसको ये लोग कंसिडर यहाँ पर करेंगे लोकायुक्त के लिए, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में लॉयटर म्यूशन सिस्टम इसकी खरीद के लिए किन 2 कंपनियों के साथ में 1570 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। With which 2 companies did the Ministry of the Defense recently sign 1577 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द लॉयटर म्यूशन सिस्टम्स, ठीक है। जो ये लॉयटर म्यूशन सिस्टम है इसकी जो है खरीद के लिए किसके साथ अभी कॉन्टैक्ट हुआ है, तो ये टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड द नीव डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसके साथ में ये जो एक आपका डिफेंस का जो एक समझौता है MOU है ये यहाँ पर हुआ है। तो होना क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस है ये भारतीय सेना के लिए 1570 करोड़ के जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यहाँ पर साइन हो रहे हैं। और ये जो डील है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं TASL, इसके साथ में और जो निबे प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के साथ में यहाँ पर बेसिकली हुई है। और इसके तहत सेना के लिए जो है लॉयटर म्यूशन सिस्टम मतलब हथियार और उनके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर खरीदे जाएंगे। इन हथियारों में जो भारतीय सेना की आर्टिलरी जो रेजिमेंट है इसकी ताकत और जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और लॉयटर जो म्यूनिशंस हैं इसको सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जो आसमान में चक्कर लगाकर दुश्मन को ढूंढते हैं और बिल्कुल प्रेसिजन स्ट्राइक करते हैं, सटीक निशाना ताकते हैं। और ये एक तरीके से अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल्स हैं, तो ये कैपेबिलिटी इसके अंदर है। और ये जो पूरी सेल परचेज हो रही है ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है देश की खुद की रक्षा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए हो रही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश में जो डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियां वो मजबूत हों, वो निकल कर आएँ और भारत जो आर्म्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रह पाए। और इससे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो हमारी जो डॉलर इकोनॉमी जिसकी वजह से रुपया आपका डाउन जा रहा है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम जब बाहर से सामान कम खरीदेंगे तो हमें डॉलर्स में पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। Which woman officer recently scripted history by becoming the first female officer in the Indian Air Force to qualify as a fighter combat लीडर FCL। अभी क्या हुआ है कि हाल ही में किस महिला अधिकारी ने भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर FCL की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है। जो स्क्वाड्रन लीडर ये हैं भावना कंठ, और ये भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर की जो योग्यता है वो यहाँ पर हासिल कर ली है, जिसको हम लोग बोलते हैं FCL। तो FCL अब इनको मिल चुका है। उन्होंने ये मुकाम जो है वो ग्वालियर के एक टैक्टिक एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है TACDE, इसके तहत ग्वालियर में ये किया है। और ये जो संस्थान है वो भारतीय वायुसेना में एडवांस जो एक जो ट्रेनिंग होती है ना युद्ध कला, और इसमें जो है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सेंटर पॉइंट है। और ये उपलब्धि ये दिखाती है कि अब महिलाएं जो हैं केवल विमान उड़ाने और लीडरशिप जो है इसमें भी आगे यहाँ पर बढ़ रही हैं। भावना कंठ इससे पहले कॉम्बैट मिशंस और 2021 की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट भी थी। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, और ये भारत की पहली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फाइटर कॉम्बैट लीडर FCL का दर्जा। On the eve of the Independence Day 2026, how many total gallantry awards have been approved by the President Draupadi Murmu फॉर द आर्म फोर्सेस एंड CAPF? तो स्वतंत्रता दिवस 2026 की जो पूर्व संध्या होती है इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं और सशस्त्र बल हैं और इनके लिए जो है कुल कितने गैलेंट्री अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर किया था। तो ये 78 अवार्ड्स में इनका अनाउंसमेंट किया जाता है।
तो ये हुए हैं यहाँ पर, और इसमें किन किन लोगों को मिल रहा है वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। कुल जो है 78 अवार्ड्स हैं, जिसमें 9 कीर्ति चक्र हैं, 1 वॉर टू शौर्य चक्र है, और 19 शौर्य चक्र से हैं यहाँ पर, और 5 वॉर्स टू सेना मेडल्स हैं, 36 सेना मेडल गैलेंट्री हैं, 3 नैनो सेना मेडल्स गैलेंट्री हैं, एंड 5 वायुसेना मेडल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है नौसेना और वायुसेना के जो जवान हैं इनके लिए सेना मेडल और नाव सेना मेडल और वायुसेना मेडल भी मंजूर किए गए। और अभी जो 89 जो मेंशन इन डिस्पैच है इसको भी मंजूरी दी है राष्ट्रपति ने इसी के साथ में। तो ये जो है अदम्य साहस और वीर जवानों के लिए जो है ये पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और आरपीएसएफ को कुल कितने कर्मियों को सेवा पदकों से सम्मानित करने की स्वीकृति यहाँ पर दी है? तो ये 16 पर्सनल्स हैं जो आरपीएफ के हैं, इनके लिए जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है सर्विस मेडल। और ये क्वेश्चन आपसे फ्लैट पूछा जा सकता है कि जो आरपीएफ और जो आरपीएसएफ हैं इनके कर्मियों को कितने मेडल्स मिलेंगे? तो ये 16 मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें जो है रेलवे बोर्ड के जो सहायक सुरक्षा आयुक्त हैं, जिनको बोलते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, राजेश लाल, इनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक जो है ये यहाँ पर मिला है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, इनका नाम याद रखिएगा, राजेश लाल, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर एट द रेलवे बोर्ड। और बाकी जो 15 कर्मी हैं इनको MSM, तो ये जो 15 लोग हैं इनको मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विस MSM जो है ये यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये जो सम्मान है वो रेलवे यात्रियों और रेलवे की जो सुरक्षा संपत्ति है इसमें उत्कृष्ट काम करने वाले जवानों को दिया जाता है। ये सभी विजेता आरपीएफ और आरपीएसएफ के अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द अमृत उद्यान एट राष्ट्रपति भवन। आपको बताना चाहूँगा अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में अब ये ओपन है पब्लिक के लिए भी। तो अभी जो ये इसका संस्करण है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये समर एनुअल एडिशन जो है वो बेसिकली 2026 का है यहाँ पर। तो ये जो आम बगीचा है वो जनता के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा। इसके लिए इनकी वेबसाइट है, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें और राष्ट्रपति भवन में जो ये जो अमृत उद्यान है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये 15 एकड़ में बना हुआ काफ़ी बड़ा गार्डन है और सुबह घूमने का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक है और शाम 5 बजे के बाद एंट्री यहाँ पर बंद हो जाती है। इसका मेंटेनेंस के लिए जो है सोमवार को ये उद्यान बंद रहता है और इसमें अलग अलग तरीके के जो फ्लावर्स हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें बरगद के पेड़ों का झुंड है, झरना बगीचा जिसको बोलते हैं बैबलिंग ब्रुक गार्डन, और पौधों को पहचानने के लिए जो QR कोड, ऐसी चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई हैं। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो आपको अमृत उद्यान को विजिट करना चाहिए। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में ये ओपन रहेगा। दिल्ली में जाकर आप इस बहुत ही सुंदर नज़ारे को देख सकते हैं और भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है इसका आनंद आप उठा सकते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट का शीर्षक यहाँ पर क्या है, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में केंद्रित है। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट फोकस्ड ऑन मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो अभी जो नीति आयोग है इन्होंने की सेक्टर्स जो 2 पोजीशन नाम से अभी एक रिपोर्ट है वो यहाँ पर जारी की है। तो ये बेसिकली की सेक्टर्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये जो है रिपोर्ट है। तो इसमें क्या कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है 2047 तक भारत को दुनिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार कर रही है। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ज़्यादातर जितने भी आंकड़े हैं वो आपके 2047 तक का ही टारगेट लिया जा रहा है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो आप देखेंगे 2047, क्योंकि 2047 में ही भारत विकसित भारत बनेगा, क्योंकि 100 साल जो है आज़ादी के पूरे होंगे। 1947 में हमें आज़ादी मिली और 2047 जब आएगा तो 100 साल पूरे होने पर ना पूरा सब चंगासी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस स्टडी में कुल 62 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं। इसमें 12 सेक्टर ऐसे चुने गए हैं जो दुनिया में काफ़ी आगे निकल सकते हैं। ये जो पूरी रिपोर्ट है वो 3 वॉल्यूम में आ रही है। पहले वॉल्यूम में 4 सेक्टर पर ध्यान दिया है। ये जो 4 सेक्टर्स हैं वो केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग है एंड टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि जब 2047 का हम सेलिब्रेशन करें तो हम कई आगे निकल सकें और भारत का जो डंका है वो दुनिया को देखने को यहाँ पर मिले। तो इसका मकसद यही कि भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, नौकरियाँ पैदा करना और बाहर से जो सामान हमारा आ रहा है इसकी ज़रूरत को हम कम करें
ताकि हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तभी हम जो है एक विकसित और एक समृद्ध जो है राष्ट्र की ओर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। Who has been appointed as the new managing director and CEO of the Godrej Consumer Products Limited GCPL। तो अभी जो GCPL है तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तो इसको अपना जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये मिल चुके हैं। इनका नाम है आसिफ मालवारी। तो ये जो आसिफ मालवारी हैं पहले कंपनी के ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO की पोजीशन पर थे और जो है अब इनको जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपॉइंट कर लिया है। तो पहले ये ग्लोबल चीफ जो फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एंड द प्रेसिडेंट थे गोदरेज अफ्रीका एंड GCPL इंटरनेशनल में। इन्होंने जो है सुधीर सीतापति, इनका भी रिज़ाइन हुआ तो इनको जो है रिप्लेस किया है। तो आपको याद किसको रखना है कि गोदरेज कंज्यूमर ने अभी आसिफ मालवारी को अपॉइंट किया है अपना MD CEO, और सुधीर सीतापति अभी ये जो इन्होंने रिज़ाइन दिया MD and CEO पर 5 साल के बाद में, तो ये जो है चर्चा में यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और जब कभी भी ये अपॉइंटमेंट होता है तो जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी जो मंजूरी होती है वो भी यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। और इसी के साथ में जो कंपनी के अंतरिम CFO हैं इनमें विशाल केडिया का नाम शामिल है। तो विशाल केडिया को यहाँ पर इंटरिम CFO जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो यहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो है इसको रोकने के लिए प्रोजेक्ट ब्लेस की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट ब्लेस टू कर्ब द डिस्ट्रेस माइग्रेशन इन रूरल रीजन्स। तो अभी क्या हुआ है कि उड़ीसा के एक मिशन शक्ति विभाग है, इन्होंने क्रिस्प और NSE फाउंडेशन के साथ मिलकर एक जो MOU है वो यहाँ पर साइन किया है। तो ये ब्लेस का मतलब होता है बिल्डिंग लिवलीहुड थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल्स फॉर SHGs। तो अभी क्या हुआ है कि उड़ीसा ने जो उड़ीसा का एक मिशन शक्ति डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ट्राइपराइड MOU साइन किया है, क्योंकि इसमें उड़ीसा शामिल है और ये जो क्रिस्प है ये शामिल है और इसके साथ में जो NSE फाउंडेशन है। तो ट्राइपराइड का मतलब होता है 3 लोगों के बीच में जब समझौता हो तो उसको हम लोग ट्राइपराइड बोलते हैं। तो ये योजना जो है प्रोजेक्ट ब्लेस के नाम से है और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ब्लेस को लागू करना। 3 साल चलने वाली ये योजना होगी जिसका मकसद होगा जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है इसको रोकना और स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। और इस प्रोजेक्ट के तहत उन परिवारों की पहचान की जाएगी जो मजबूरी में गांव छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें सरकारी योजनाएं व स्किल ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा ताकि वो कुछ चीज़ें यहाँ पर कर पाएँ। तो ज़मीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं SHGs हैं इनकी लगभग 550 जो जीविका जो सखीज़ हैं वो मिलकर यहाँ पर लागू करेंगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। Which bank recently presented a dividend check of rupees 22.90 crore to Union Home and Cooperation Minister Amit Shah for financial year 2025-26। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो है जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इनको किस बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 22.90 करोड़ रुपए के जो डिविडेंड है वो यहाँ पर इनको सौंपा है। तो ये रैपको बैंक, तो रैपको बैंक ने क्या किया है अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह इनको 22 करोड़ 90 लाख रुपए का जो डिविडेंड चेक है ये सौंपा है। ये डिविडेंड जो है भारत सरकार की 76.32 करोड़ रुपए की जो शेयर कैपिटल है इस पर जो है 30% का जो है हिस्सा है। तो वित्त वर्ष 2025-26 में रैपको बैंक ने 169 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज़्यादा शुद्ध लाभ जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर दर्ज किया है और इसमें जो है ये डिविडेंड यहाँ पर दे रहा है। तो रैपको बैंक जो है MHA के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला भारत सरकार का एक एंटरप्राइज यहाँ पर है। तो ये पता होना चाहिए रैपको बैंक के बारे में आपके लिए। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और बैंक ने जो है अभी 25,240 करोड़ रुपए को है जो है यहाँ पर पार कर दिया और इनके जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे और इस वित्त वर्ष में बैंक का कुल बिजनेस जो है बिजनेस मिक्स ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रहा है। द सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 वॉज ऑर्गेनाइज बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी भारत जो दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 है इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये फिकी के द्वारा किया गया नई दिल्ली में। जो फिकी है तो ये बेसिकली फेडरेशन ऑफ द इंडियन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, तो इन्होंने अभी न्यू दिल्ली में जो सेकंड भारत ग्रीन जो हाइड्रोजन समिट 2026 है इसका भी इसको ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर जो श्रीपद यस्सो नाइक हैं, तो ये हमारे यहाँ के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा जो मंत्रालय उसको यहाँ पर मैनेज करते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूनियन मिनिस्टर हैं ये। और इन्होंने इस समिट को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में दुनिया का ग्लोबल लीडर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। और साथ में जो मिनिस्टर हैं इन्होंने ये भी कहा कि भारत की पहली जो स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन है और जो कमर्शियल हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो एक इसका जीता जागता उदाहरण भी यहाँ पर है। इसके साथ में इस समिट में जो देश विदेश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने हिस्सा लिया, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे यहाँ पर बढ़ाया गया। और इसमें जो है एक रिपोर्ट भी जारी की गई, फिक्की EY रिपोर्ट, इसका टाइटल रखा गया टुवर्ड्स अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडियाज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेटजिक आउटलुक। तो ये रिपोर्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि सेकंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 के दौरान जो फिक्की ने कौन सी रिपोर्ट जारी की, इसका टाइटल क्या है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो भारत को ग्लोबल मार्केट में आगे ले जाने की जो एक स्ट्रेटजी है उसको डिज़ाइन कर रही है। BRE समिट एंड एक्सपो 2026 के आधिकारिक लोगों का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल लोगो ऑफ द BRE समिट एंड एक्सपो 2026? तो ये है ऊर्जा चक्र, ये लोगो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो BRE समिट एंड एक्सपो 2026 है इसका ये ऑफिशियल लोगो यहाँ पर है। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 है ये इसकी मेज़बानी जो है ये करने वाला है। और ये जो बड़ा सम्मेलन है ये आपका बेसिकली होगा 2 से 5 नवंबर 2026 में। तो इस समिट में दुनिया भर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सब लोग इस फील्ड में जो है मिलकर काम करने के लिए जो है आगे निकल कर आएंगे। और पहली बार ये कार्यक्रम जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ISA इसका जो 9th सेशन है, 9वीं बैठक है, और ग्रीन जो हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस के साथ में आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि भारत 300 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता जो है इस आंकड़े के काफ़ी करीब पहुंच गया है। और इस समिट के आधिकारिक लोगों का नाम जो है ऊर्जा चक्र यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, आपका टाइटल क्या है इसका। PDF में ये सारा कंटेंट आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली मिल जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि आप इनकी हाईलाइट्स को ज़रूर एक बार रीड करा करिए। According to the NSE Market Pulse report, total fund mobilization reached what record level in 2006 जून। तो एक आ गया कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की जो मार्केट पल्स रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से जून 2026 में कुल जो फंड जुटाना, जो फंड मोबिलाइजेशन बढ़कर कितने रिकॉर्ड स्तर तक जो है ये पहुंच गया है। तो जून 2026 में कुल फंड जो है ये आपका 3.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो अभी ये जो NSE मार्केट पल्स रिपोर्ट है इसके हिसाब से ये जो आंकड़ा है वो यहाँ पर दिया गया कि टोटल फंड मोबिलाइजेशन थ्रू द इक्विटी, डेब्ट एंड बिजनेस ट्रस्ट ये पहुँच चुका है 3.15 लाख करोड़ का। तो इसमें पिछले महीने के मुकाबले 122% की जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। और जो डेप्ट इश्यूएंस है यानी कर्ज के जरिए जुटाया गया फंड जो है वो 142% से बढ़कर 2.59 लाख करोड़ हो गया, जो कुल फंड का 80% से यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी की न्यूज़ है और ये रिकॉर्ड माइलस्टोन है, इस वजह से ये चर्चा में है और आपको इसको जानना चाहिए। हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2026 तक भारत के अंतरिम जो अंतरिक्ष क्षेत्र होता है, स्पेस सेक्टर, इसमें जो कम्युलेटिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट पार्लियामेंट्री डिस्क्लोजर्स, व्हाट इज द कम्युलेटिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज स्पेस सेक्टर एज अ मार्च 2026। तो ये हो चुका है $618.5 मिलियन। तो हमारे यहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने संसद को बताया कि भारत के स्पेस सेक्टर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 31 मार्च 2026 तक जो है $618.5 मिलियन का हो चुका है। और साल 2020 के जो स्पेस रिफॉर्म्स हैं तो उनको करने के बाद में जो हमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखने को मिली। और जो NGEs हैं, सरकार ने गैर जो सरकारी संस्थाएं हैं इनको 105 ऑथराइजेशन जो है वो यहाँ पर दिए और 17 स्टार्टअप्स को स्पेस से जुड़े काम करने की जो मंजूरी यहाँ पर मिली। तो इन स्पेस के आने से
प्राइवेट कंपनियों के जुड़ने से जो भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये बढ़कर जो है 400 से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत का जो अगला लक्ष्य है वो 10 सालों में भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है इसको 8 से 9 बिलियन डॉलर तक जो है ये बढ़ जाए। अभी तो 8 से 9 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर हमें 40 से 45 तक करने का हमने टारगेट यहाँ पर अगले डिकेड में बना रखा है। मतलब अगले 10 सालों में हम काफ़ी आगे निकलेंगे और इसके लिए स्पेस पॉलिसी 2023 और FDI रिजीम और 1000 करोड़ का जो वेंचर कैपिटल फंड और EO PPP जैसे बड़े कदम, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, ऐसे बड़े कदम उठाने के लिए जो है ये सरकार जो है प्रतिबद्ध है। Which new service framework has been recommended in SEBI's draft rules to lower entry barriers and make portfolio services accessible to small emerging investors? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती है PMS, इसके नियमों में जो है बड़े बदलाव के लिए जो ड्राफ्ट सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 2026 जो है ये यहाँ पर जारी किया है। और इस नए प्रस्ताव के तहत क्या होगा कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो क्लाइंट के पैसे को जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और जो सुविधा जो है वो अब तक नहीं मिलती थी बेसिकली। ठीक है, तो अभी जो छोटे निवेशकों की पहुंच को आसान बनाने और प्रवेश बाधाओं को कम करने के लिए जो सेबी है इन्होंने ड्राफ्ट नियमों में जो है अभी एक फ्रेमवर्क शुरुआत करने की सिफारिश की जो म्यूचुअल फंड ऑनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, जिसको बोलते हैं MFPMS सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो सब कुछ हो रहा है, तो जो लिस्टेड जो विदेशी शेयर हैं, विदेशी डेट सिक्योरिटीज़ हैं और जो विदेशी म्यूचुअल फंड्स में निवेश जो है वो किया जा सकेगा। और ये सब कुछ जो होगा वो फेमा के दायरे में ही होगा। फेमा आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 199 है, तो ये इस कानून के तहत में ही जितना भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका होगा। तो सेबी ने जो टू बी लिस्टेड यानी जो शेयर जल्द लिस्टेड होने वाले उनमें भी जो है निवेश करने की जो अनुमति है वो यहाँ पर दे दी है। और साथ ही जो PMS PFMS जिसको बोलते हैं हम लोग, कम कागजी कार्रवाई वाला जो म्यूचुअल फंड ऑनली है और जो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा जो इस आसान नियम है वो यहाँ पर इन्होंने किए हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की शुरुआत मैं हमेशा करता हूँ। 5 क्वेश्चंस लास्ट टाइम मैंने पूछे थे, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए हैं इस सेशन में, तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आप लोग मैच कर लें। और आज के लिए 5 क्वेश्चन फिर से आपके लिए हैं, तो आप इनका जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें और ट्राई जरूर करा करिएगा। पूरी जो PDF है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, तो आप ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ कनेक्ट रहेगा। और जो लोग कोर्स से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं 8448161988 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्लस साथ में टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करें। और इस वीडियो का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।